नमस्कार। आज की इस गहन पड़ताल में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति माक्रो के बीच फोन पर बात हुई है। जाहिर है यूक्रेन के हालात और दुनिया में शांति बनाए रखने पर चर्चा हुई है। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात सामने आई है। फरवरी 2026 में भारत में एक एआई इम्पैक्ट समिट होने जा रहा है और राष्ट्रपति माक्रो उसमें शामिल होने पर असहमत हो गए हैं। ये समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस जैसे भविष्य के मुद्दों पर केंद्रित होगा। सुनने में तो यह एक और समिट जैसा लगता है, लेकिन क्या इसमें कुछ खास है? हाँ, ये सिर्फ एक और शिखर सम्मेलन की घोषणा नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये दिखाता है कि भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी कितनी तेजी से और कितनी गहराई तक बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी, खासकर एआई और साइबर सुरक्षा इस साझेदारी का एक कह सकते हैं अहम स्तंभ बन रहा है। अच्छा। एआई समिट पर सहमति सिर्फ तकनीकी सहयोग की बात नहीं है, ये इस बात का भी संकेत है कि दोनों देश भविष्य की टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने और उसे आकार देने में मिलकर एक अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। शायद अमेरिका और चीन के दबदबे वाले मॉडल से अलग एक तरह से एक तीसरा रास्ता बनाने की कोशिश में। ये वाकई एक अहम नजरिया है। अच्छा, अब एशिया की तरफ देखें तो जापान में प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा दे दिया है। खबरें हैं कि आर्थिक सुधारों की धीमी गति, बढ़ता बजट घाटा, महंगाई और हालिया चुनावी हार इसके मुख्य कारण रहे। हाँ, जापान दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो वहाँ अगर राजनीतिक अस्थिरता होती है, उसका असर सिर्फ जापान तक सीमित नहीं रहता है। इससे वैश्विक सप्लाई चेन, निवेश और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब सबकी नजरें संभावित अगले प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिव हयाशी पर है। देखने वाली बात यह होगी कि नई सरकार आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है और इसका पूर्वी एशिया की भू राजनीति पर क्या असर पड़ता है। क्या वो पुरानी नीतियों को ही जारी रखेंगे या कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ये देखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक और अहम गतिविधि है भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास, जो अलास्का में चल रहा है। इसमें जॉइंट कमांड ऑपरेशंस, आर्कटिक जैसे बेहद ठंडे माहौल में लड़ाई की ट्रेनिंग और कुछ नई युद्ध तकनीकों का परीक्षण भी शामिल है। हाँ, ये अभ्यास सिर्फ दो सेनाओं का सालाना रूटीन नहीं समझना चाहिए। ये बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती सैन्य नजदीकी और इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी एक दूसरे के सिस्टम और तरीकों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता को दर्शाता है। इंटर ऑपरेबिलिटी, हाँ। और आर्कटिक क्षेत्र में ट्रेनिंग का खास महत्व है क्योंकि देखिए, जलवायु परिवर्तन और नए समुद्री रास्ते खुलने से ये इलाका रणनीतिक रूप से बहुत अहम होता जा रहा है। ये दिखाता है कि दोनों देश मुश्किल और कह सकते हैं नए तरह के माहौल में भी साथ काम करने की तैयारी पुख्ता कर रहे हैं। इसी सैन्य तैयारी और क्षमता बढ़ाने की बात करें तो हाल ही में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी देश की सुरक्षा चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने चीन सीमा पर हालात, पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर यानी वो जो छद्म युद्ध होता है और क्षेत्र में अनिश्चितता को बड़ी चुनौतियां बताया। और उन्होंने ये भी साफ किया कि भारतीय सेना अब सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ साथ हाईटेक तरीकों पर कहीं ज्यादा जोर दे रही है। इसमें ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दुश्मन के संचार या रडार को जाम करना, और साइबर वॉरफेयर यानी डिजिटल सिस्टम पर हमले या बचाव जैसी चीजें शामिल हैं। ये एक बड़ा बदलाव लगता है। बिल्कुल, जनरल चौहान का बयान सुरक्षा चुनौतियों की बदलती तस्वीर को साफ दिखाता है। अब लड़ाई सिर्फ जमीन, हवा या समंदर तक सीमित नहीं रही है ना। टेक्नोलॉजी और साइबर स्पेस ये युद्ध के नए मैदान बन गए हैं। इस बदलाव का मतलब है कि सेना को न सिर्फ नए हथियार और उपकरण चाहिए, बल्कि सैनिकों को नई स्किल सिखानी होगी और शायद सेना के ढांचे में भी कुछ बदलाव करने पड़े। ये सेना के आधुनिकीकरण की सिर्फ बात नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने की एक कह सकते हैं प्रक्रिया है। लेकिन एक सवाल उठता है, तकनीक पर यह जोर पारंपरिक क्षमताओं की कीमत पर तो नहीं होना चाहिए। जमीनी हकीकत तो अभी भी उतनी ही अहम है ना? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। संतुलन, बैलेंस बहुत जरूरी है। हाईटेक निगरानी और साइबर क्षमताएं महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सीमा पर तैनात सैनिक, उनकी ट्रेनिंग और पारंपरिक हथियार अभी भी रक्षा की पहली पंक्ति हैं। हाँ, वो तो है। असल चुनौती इन दोनों टेक्नोलॉजी और पारंपरिक ताकत को इस तरह से मिलाना है कि वे एक दूसरे की कमियों को पूरा करें और ताकत को बढ़ाएं। ये एक जटिल संतुलन है जिसे साधना होगा।
और सुरक्षा चुनौतियों की बात करें तो देश के भीतर इस वक्त एक बड़ी चुनौती प्राकृतिक आपदा के रूप में सामने आई है। पंजाब में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। आंकड़े वाकई भयावह हैं। 1900 से ज्यादा गांव पानी में हैं, 23 जिले प्रभावित, 1.71 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है और दुखद रूप से 48 लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री भी प्रभावित इलाकों का जायजा लेने वाले हैं। राहत का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ, बीएसएफ सब जुटे हुए हैं। दिल्ली सरकार ने भी मदद भेजी है। पंजाब सरकार ने केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। ये स्थिति कितनी गंभीर है? ये पंजाब के हाल के इतिहास की शायद सबसे गंभीर बाढ़ों में से एक है। इसका पैमाना बहुत बड़ा है और असर देखें लंबे समय तक रहने वाला है। तत्काल चुनौती तो लोगों को सुरक्षित निकालने, उन तक खाना, पानी, दवाइयां पहुंचाने की है। इसके लिए केंद्र और राज्य के एजेंसियों के बीच तालमेल वो सबसे जरूरी है। हाँ, कोऑर्डिनेशन। प्रधानमंत्री के दौरे से स्थिति की गंभीरता का सही आकलन होगा और केंद्र की मदद की रूपरेखा भी तय होगी। लेकिन असली चुनौती बाढ़ का पानी उतरने के बाद शुरू होगी। घरों का पुनर्निर्माण, किसानों को मुआवजा, बर्बाद हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना और हाँ, भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने की तैयारी, ये सब बहुत बड़े काम हैं। और ऐसी मुश्किल घड़ी में असम सरकार ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए 5 करोड़ की मदद भेजी है। ये अच्छी बात है, दिखाता है कि आपदा के समय राज्य एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। आंतरिक मामलों में ही चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी एक खबर भी है। बिहार में वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और डुप्लीकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी। चुनाव आयोग ने कहा है कि करीब 99.5% वोटरों के दस्तावेज जमा हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तय समय में निपटाने का निर्देश दिया है। ये मामला ऊपरी तौर पर सिर्फ बिहार का लग सकता है, लेकिन ये वोटर लिस्ट की शुद्धता, पारदर्शिता और सबसे महत्वपूर्ण वोटर डेटा की सुरक्षा के बड़े मुद्दे से जुड़ा है। डेटा सुरक्षा, हाँ। निष्पक्ष चुनाव के लिए एक भरोसेमंद वोटर लिस्ट पहली शर्त है ना? बिल्कुल। और इसी से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कुछ और अहम निर्देश भी दिए हैं। वोटर डेटा की सुरक्षा पुख्ता करने, ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा समय पर करने और सुनवाई में पारदर्शिता बरतने के लिए। ये निर्देश आज के डिजिटल युग में बहुत मायने रखते हैं। जैसे जैसे हम ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, नागरिकों की डेटा की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन गई है। चुनाव प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी हैं। टेक्नोलॉजी सुविधा तो देती है, लेकिन उसके साथ आने वाले जोखिमों से निपटना भी उतना ही अहम है। सही कहा। सुरक्षा के मोर्चे पर एक और खबर जम्मू कश्मीर से है। सुरक्षा बलों ने आरएस पुरा सेक्टर में सीमा पार करने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा है। वहीं एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 जगहों पर छापे मारे हैं और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। अब जरा अर्थव्यवस्था का रुख करें। सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। वजह बताई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती, शेयर बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव और आने वाला त्योहारी सीजन। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ज्वेलरी बाजार में कारोबार मंदा है। ये विरोधाभास क्यों? हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे सोना एक निवेश भी है और उपभोग की वस्तु भी। कीमतें बढ़ने के पीछे वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता एक बड़ा कारण है। जब निवेशकों को शेयर बाजार या दूसरी जगहों पर जोखिम ज्यादा लगता है, तो वो सोने को सुरक्षित पनाहगाह मानते हैं ना, और उसमें निवेश बढ़ाते हैं, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। हाँ, सेफ हेवन। लेकिन यही बढ़ी हुई कीमतें आम खरीदार जो त्योहार या शादी के लिए गहने खरीदना चाहता है, उसकी पहुंच से सोने को दूर कर देती हैं। इसलिए निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ती है, लेकिन गहनों की बिक्री घट जाती है। ये दिखाता है कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कारक ही नहीं, घरेलू मांग और उपभोक्ता का मिजाज भी बाजार पर असर डालता है। यानी एक तरफ निवेशक खुश हैं, दूसरी तरफ जोहरी और आम खरीदार थोड़े परेशान। चलिए अब कुछ अच्छी खबरें खेल के मैदान से। भारत ने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। पहली बार पुरुषों की कंपाउंड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। दिलप्रीत, सुखजीत और अमित की तिकड़ी ने ये कमाल किया। वाह, ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, और हॉकी में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशिया कप जीत लिया है। फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया और इसके साथ ही 2026 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ये भारत का चौथा एशिया कप खिताब है। और खेल के साथ साथ कला जगत से भी एक बड़ी उपलब्धि है। निर्देशक अनुपर्णा राय की फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का प्रतिष्ठित ऑरिजोंटी अवार्ड मिला है। फिल्म प्रवासी महिलाओं के संघर्ष पर आधारित है। अरे वाह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
वेनिस दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में से एक है। वहाँ भारतीय निर्देशक को सम्मान मिलना, वो भी एक ऐसी फिल्म के लिए जो सामाजिक रूप से इतने संवेदनशील मुद्दे को उठाती है, ये भारतीय सिनेमा की बढ़ती रेंज और गहराई को दिखाता है। ये दर्शाता है कि हमारी कहानियां अब वैश्विक मंच पर न सिर्फ सराही जा रही हैं, बल्कि महत्वपूर्ण पुरस्कार भी जीत रही हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और खबरों और उनके विश्लेषण के साथ।